दिल्ली शहर दर शहर का भाग 3 प्रस्तुत है। आज का शीर्षक है दिल्ली का खाना खजाना। किसी समय एक कहावत प्रचलित थी, दिल्ली की बेटी हिसार की गाय, करम फूटे से बाहर जाए। इस करम फूटने की आशंका के और कारणों में से दिल्ली शहर के खान पान की अपनी रवायत भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। इसमें शक की गुंजाइश कम है। दिल्ली के मूल निवासी जितने अपने चटोरेपन के लिए मशहूर थे, उतनी ही दिल्ली उन खाद्य पदार्थों के वैशिष्ट्य और विविधता के लिए जिनकी लज्जत ने खाने वालों में यह कद्रदानी पैदा की। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस रूप में इडली डोसा या माह की दाल और नान रोटी ने आज लगभग अखिल भारतीय प्रसार पा लिया है, वैसा दिल्ली के व्यंजनों के साथ नहीं हो सका। यह बात न दिल्ली के नागौरी हलवा और चाट पकौड़ी के बारे में लागू होती है, न खुरचन, हलवा सोहन, बादाम पिस्ते की लौज, दौलत की चाट जैसी मिठाइयों के बारे में। यही नहीं कि इन पर शहर पुरानी की छाप लगी है, बल्कि इनके बनाने वाले हुनरमंद हलवाई, स्वाद और ठिकाने भी तय हैं। व्यंजन की विविधता में बनाने वालों के हाथों की कला की यह विरासत दिल्ली में पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही है। जो बातें एक ठिकाने की विशेषता है, वही बात दिल्ली में भी किसी दूसरे ठिकाने का मयस्सर हो सके, सवाल ही नहीं उठता। यह बात अलग है कि वक्त के साथ कुछ ठिकाने लगभग उजड़ गए, कुछ के वंशजों को यह ख़ानदानी पेशा शान के खिलाफ लगा और वे मैदान छोड़ गए, और कुछ ने तकनीकी संशोधन कर लिए। पर जो बच रहा है वह वक्त की याद ताज़ा कराने के लिए काफ़ी है। बोली बानी रहन सहन की तरह खान पान की रवायतें भी उसी पुरानी दिल्ली में कायम हुईं जो फसीलों की चौहद्दी के भीतर कैद थी। लाल किले को प्रस्थान बिंदु मानकर अगर चांदनी चौक में आगे बढ़ें तो पहला मुकाम बाज़ार दरीबा कलां के कोने पर दाएं हाथ पर वह जलेबी की दुकान है जिसका आकार 1.5 गुणे 1.5 मीटर से ज़्यादा न होगा। आधी सदी से ज़्यादा हो गई जब सुबह से शाम ढले तक इस दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। संख्या में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में जलेबी को आधा सीसी के दर्द यानी माइग्रेन का कारगर इलाज और पथ्य दोनों माना जा सकता है। इस बात का लाभ उठाकर जलेबी के साथ दुकान के मालिक ने भी प्रसिद्धि पा ली। जलेबी ने स्वाद के साथ औषधि होने के लिए और मालिक ने रोग के मरीजों की कनपटी की नस दबाकर रोग का उपचार करने के लिए। जलेबी उन्हीं के नाम पर अटल की जलेबी कहलाती थी। कुछ वर्षों तक दुकान पर एक तख्ती लटकी रही, असली घी के प्रयोग का दावा करते हुए, नकली साबित करने वाले को 500 रुपये का इनाम घोषणे के साथ। फिर अफवाह सुनी कि किसी सिरफिरे ने इस दावे को चुनौती दे डाली। नतीजतन जुर्माना और इनाम दोनों भरने पड़े, पर न बिक्री पर कोई असर हुआ, न घोषणा की तख्ती पर। जलेबी के साथ ही वे एक छोटा सा समोसा भी बेचते थे। उस समय तक आने का मुंह नमकीन करने के लिए वह आज के कॉकटेल समोसे का आदि रूप था। इस जलेबी की शख्सियत यह है कि यह सिर्फ बाज़ार दरीबा कला के चांदनी चौक वाले नुक्कड़ पर ही बनती है। न केसर, न बनावट में महीन काशीदाकारी, पर इसकी रसबोरी प्रथुल बनावट की अपनी बेमिसाल लज्जत है। जिसने खाया उसी ने सराहा। ठीक ऐसी ही शोहरत चांदनी चौक के बीचों बीच सेंट्रल बैंक के करीब छोटी सी दही बड़े वाले की दुकान भी है। एक गली है जो पीछे के कंपनी बाग के किनारे से शुरू होकर सेंट्रल बैंक की बगल में खुलती है। इतनी सकरी कि उसमें कंधे से कंधा भिड़ाए बिना चलना मुश्किल है। आजकल और भी, क्योंकि यही गली मेट्रो स्टेशन से चांदनी चौक में आने वाले का सबसे छोटा रास्ता है। इसी में कपड़े के थोक लेकिन बिसाती नुमा व्यापारियों की छोटी छोटी कतारबंद दुकानें भी हैं। मेट्रो से आवाजाही के कारण इसे एक तरफा भी घोषित नहीं किया जा सकता। नतीजतन न जाने कितनों की सेंट्रल बैंक वाले के दही भल्ले खाने की वर्षों पुरानी ललक अब पूरी होती दिखाई देती है। आजकल वहाँ एक कैसेट लगाकर ग्राहकों से 2 अनुरोध करता सुनाई पड़ता है, अपने बटुए और जेबों की संभाल करें और खाने के बाद पत्तेदान में फेंकें, सड़क या नाली में नहीं।
एक छोटे से मकान की सकरी सी गली से सटे दुकान नुमा बरामदे में विक्रेता टोली के तत्पर कौशल से कर्मठता और फुर्ती का पाठ पढ़ा जा सकता है। कुछ मिनट वहाँ खड़े रहकर दृश्य का जायजा लेने पर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि शाम को ठिया बढ़ाते समय रोकड़े में नकदी 50-60 हज़ार से कम तो नहीं ही होती होगी। एक और समान धर्मिता है जलेबी वाली दुकान से। यहाँ भी दही भल्ले के साथ सहवर्ती व्यंजन बनता है, बेमिसाल आलू की टिकिया। बेमिसाल का मतलब बेमिसाल पतली और करारी, दिल्ली के तत्काल धर्मी प्रबंध कौशल और व्यवस्था का अपना नमूना। कुछ और विशेषताएं हैं इस इलाके की। इसी सेंट्रल बैंक के सामने थोड़ा लाल किले की तरफ हटकर दिल्ली शहर की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है, जिसका नाम घंटे वाला क्यों रखा गया, निश्चित रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता, शायद घंटा घर की निकटता के कारण। पर इतना तय है कि कुछ विशेष मिठाइयों के लिए एक पूरी शताब्दी से भी अधिक समय तक इस दुकान मशहूर रही है। दुकान के ऊपर लगे नामपट्ट में उसका स्थापन वर्ष आज भी मौजूद है। सोहन हलवा, सोहन टिक्की, पिस्ते और बादाम की बर्फ़ियों के साथ घंटे वाला अपनी घियाँ यानी लौकी की बर्फ़ी के लिए जाना जाता था। उसी तरह जैसे पराठे वाली गली के किनारे वाले कुंवर जी अपनी खस्ता कचौड़ियों, दाल बीजी मूंग की दाल और बर्फ़ी और खुरचन के लिए। इसका प्रमाण यह है कि कई दशकों तक वे परिवार जो शहर से निकलकर दूरवर्ती इलाकों में बस गए थे, विशेष अवसरों पर अपना रुख इधर ही करते रहे। देसी मिठाइयों के अलावा शहर कोतवाली के सामने वाले कोने पर बंगाली मिठाई की पुरानी दुकान अन्नपूर्णा की अपनी विशिष्टता है। शहर के तमाम हल्दीरामों और बीकानेर वालों को ठेंगा दिखाते हुए यह दुकान आज भी मौजूद है और चलती है वही हल्दीराम के साये में, अपनी मिठाइयों के अलग पहचान के बलबूते पर। घंटे वाले कुंवर जी की दुकान अब बढ़कर आकार में आधी रह गई है, पर अन्नपूर्णा ज्यों की त्यों है। दिल्ली के खान पान की कोई चर्चा उस पराठे वाली गली के जिक्र के बिना अधूरी रहती है, जो चांदनी चौक की धड़कती रग है। भला हो मेट्रो का, जिसने इस निर्जीव होती जा रही गली में फिर से जान फूंक दी। अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण लंबे समय से पुरानी दिल्ली के तमाम इलाके शहर के बाहर निकल गए, मूल निवासियों की पहुंच के बाहर हो गए थे। असर बाज़ारों पर भी पड़ा और ख़रीदारों पर भी। पराठे वाली गली विशेष रूप से श्रीहीन होती जा रही थी। चप्पे चप्पे पराठे वालों की दुकानों की संख्या कुछ साल पहले तक घटते घटते 2 रह गई थी। कुछ महीने पहले मेट्रो से जाना हुआ, जो भीड़ चांदनी चौक वाले स्टेशन पर उतरकर बाज़ार की तरफ रवाना हुई, वह लगभग रोमांच पैदा करने वाली थी। चांदनी चौक को जैसे संजीवनी मिल गई थी और पराठे वाली गली एक बार फिर गुलजार हो गई। दुकानों की वापसी हो गई, चूल्हे लहक रहे थे और तवों पर कंछड़ियाँ खनक रही थीं। पराठों की विविधता में इजाफा हो गया, सो अलग। पहले दाल और सब्जी के भरे पराठे वहाँ की अपनी खासियत थी, अब उन्हीं दुकानों में पनीर के साथ खुरचन के पराठे भी बनने लगे हैं। भीड़ इतनी की जगह के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पेड़ों और कढ़ाई के दूध की दुकानों की अपनी रौनक और अपना स्वाद अलग। दिलचस्प बात यह है कि गली का जलवा अब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के विशिष्ट आयोजनों में पराठे वाली गली के हवाले से अवतरित हुआ है। जादू हुआ जो सिर चढ़कर बोले। ज़माना इमिग्रेशन का है। विभाजन के बाद बसने वालों में 2 तरह के लोगों ने इसी पुराने शहर में अपनी पहचान बनाई। एक तो वे जो घर से बेघर होकर यहाँ पैर रखने के लिए ज़मीन तलाश रहे थे, दूसरे वे जो लंबे समय से पूर्वी इलाकों से धीरे धीरे यहाँ आकर बस रहे थे। लंबे समय तक पंजाब से आने वालों की शरणार्थी कहा जाता था, चूँकि समय के साथ अपनी जिजीविषा, जिंदा दिली और संघर्षशीलता के बल पर इन्होंने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जहाँ ज़रा सी भी गुंजाइश मिली वहीं कब्जा करके पैर जमा लिए। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ने वाले अंदाज में, जायज़ नाजायज़ हर तरीके से। उनके लिए वह अस्तित्व के साथ एक ऐसा विकराल संकट था जो मूल्यबोध पर सबसे पहले घात करता है। इस समुदाय को छोटे मोटे धंधों की सुविधा देने के लिए सबसे पहली मार्केट चांदनी चौक के मुहाने पर जैन लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने बनाई गई। कुछ दिन तक इसे रिफ्यूजी मार्केट, फिर स्थायी तौर पर लाजपत राय मार्केट कहा जाने लगा।
इसी मार्केट में सड़क की तरफ पहली पंक्ति में एक ढाबा नुमा दुकान खुली जिसने पूरे दिल्ली शहर को छोले भटूरे खाने की दीक्षा दी। वर्षों विकपुरी वाले के नाम से मशहूर इस दुकान ने मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को दोपहर का भोजन मुहैया किया। इस हद तक कि लोग छोले भटूरे खाने के लिए लाजपत राय नगर जाने लगे। ध्यान ही नहीं आता कि इसका दिल्ली के खान पान से कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल दिल्ली में छोले भात की आमद मुख्य रूप से पंजाब से ही हुई। कोई सोच नहीं सकता कि आलू की टिकिया और समोसे के साथ भी छोले का गठजोड़ बनाया जा सकता है। पर लेडी हार्डिंग अस्पताल के कोने पर पंचकुइयाँ रोड के बीचों बीच जिस पंजाबी हलवाई ने समोसे के साथ लगभग सब्जी की तरह छोले परोसने शुरू किए, उसकी दुकान पर भी वर्षों से ग्राहकों का तांता लगा रहता है। एक प्लेट समोसा और उसके बाद गर्मा गर्म गुलाब जामुन। समोसा इतना बलिष्ठ कि भरपेट भोजन का जुगाड़ हो जाए। ऐसे कई ठिकाने हैं जो दिल्ली के ठेठ खान पान के बीच पंजाबी घुसपैठ के कारण मिली जुली संस्कृति की तरह घालमेली शैली में प्रचलित भी हुए और ख़ास समुदाय के बीच प्रतिष्ठित भी हो गए। अजमल खां रोड पर रोशन की कुल्फ़ी फलूदा और फतेहपुरी की मस्जिद के बगल वाले सरदार जी के ढाबे की रबड़ी फलूदा इसी घालमेल का उदाहरण है। और तो और दिल्ली वालों की शादियों के अवसर पर दी जाने वाली दावतों में भी धीरे धीरे इस मिश्र संस्कृत के खान पान का प्रभुत्व होता गया। वही माँ के दाल मटर मशरूम दही भल्ले दम आलू गोभी फ्राई कोफ्ता और साथ में तंदूरी रोटी नान पराठे के विविध रूप। दिल्ली ही नहीं आसपास के उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी इस लगभग पेटेंट व्यंजन तालिका का वर्षों से राज रहा है। इधर कुछ विविधता और विशिष्टता के आग्रह से इस सूची में देसी विदेशी व्यंजनों का घालमेल बढ़ा है। एक तरफ राजस्थानी गट्टे और दूसरी ओर चाउमीन और पास्ता। इसके अलावा भांति भांति के रंग बिरंगे तथा कथित सलाद जिसमें रूसी तावली फ्रांसीसी के भारतीय संस्करणों से लेकर स्वास्थ्यवर्धक समझे जाने वाले पदार्थों की भरमार रहती है। अगर मेहमान सबके साथ न्याय करने लगे तो वास्तविक खाने तक पहुँचते पहुँचते सामर्थ्य जवाब दे जाए। मिठाई की कैफियत भी सामाजिक संस्कृति को मिथक के रूप में चरितार्थ करती दिखाई पड़ती है। अपनी अपनी सुविधा और जेब के आधार पर आइसक्रीम और कुल्फ़ी के अलावा जलेबी रबड़ी मूंग दाल हलवा, सर्दियों में गाजर का हलवा, मालपुआ गुलाब जामुन में से कोई 2 या 3 व्यंजन लगभग निश्चित रहते हैं। किसी ने विशेष उत्साह दिखाया तो छेने की बंगाली मिठाई की कोई किस्म इस सूची में जुड़ जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि सूची ने लगभग पेटेंट का दर्जा अख्तियार कर लिया है, जबकि इन मिठाइयों के मूल दिल्ली संस्करण से इनका लेना देना कम ही होता है। दिल्ली में कुछ जातियों को छोड़कर बहुसंख्यक शाकाहारी जनता ही थी, इसलिए अधिक घालमेल उन्हीं व्यंजनों में हुआ। मांसाहारी समुदायों में प्रमुखता मुस्लिम और कायस्थ परिवारों की थी। विभाजन के बाद सिख और पंजाब से आने वाले दूसरे समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में इनमें शामिल हुए। इनमें अंतर केवल झटका और हलाल का ही नहीं था, पाक विधि और पसंद का भी था। विभाजन के बाद शाकाहारियों के बीच पनीर का और मांसाहारियों के बीच चिकन का चलन जिस मात्रा में बढ़ा है, उसका दिल्ली के मूल खान पान में पहले कहीं अता पता नहीं था। समिश्र भोजन के ठिकाने मुख्य रूप से कायस्थ और मुस्लिम परिवारों में या जामा मस्जिद के आसपास की गली बाज़ारों तक सीमित थे। समिश्र व्यंजन आज की तरह खुले बाज़ारों ढाबों में नहीं बिकते थे। मटन के साथ रुमाली रोटी बनाने वाले हुनरमंद जामा मस्जिद से ही तलब किए जा सकते थे। यही स्थिति बिरयानी की थी। आज दिल्ली शहर में बिरयानी का सबसे मशहूर ठिकाना सुंदर नगर के रास्ते में मटका पीर और किन्हीं टुंडे पहलवान का है, जो बड़े नखरे से समय लेकर केवल ऑर्डर देने पर कुछ समिश्र व्यंजन विशेष रूप से बिरयानी सप्लाई करते हैं। कद्रदानों का कहना है कि उनका सानी दूसरा नहीं। अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके पूर्वज पुरानी दिल्ली के ही किसी गली मोहल्ले के वासी रहे होंगे। दरअसल खान पान की संस्कृति का गहरा संबंध हर समुदाय के इतिहास और भूगोल से होता है। लंबी आनुभविक प्रक्रिया से गुजरकर मनुष्य अपने खान पान की रवायतें विकसित करता है, जो उसके संस्कार का हिस्सा हो जाती हैं।
अकेले भारत के विभिन्न प्रदेशों में ही इनकी विविधता इसका प्रमाण है। औपनिवेशिक हीन ग्रंथियों के मारे हम सार्वजनिक रूप से चीनी, जापानी, मैक्सिकन, थाई, इटालियन खानों की पसंदगी का चाहे कितना भी इजहार करें, पर तृप्ति अंततः उसी खाने से होती है जो हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में व्यापक पैमाने पर भारतीय व्यंजनों ने पैक्ड रूप में अपनी जगह बना ली होती न बना ली होती। भूमंडलीकरण के प्रभाव का एक पक्ष अपनी निजता और अस्मिता के प्रति अतिरिक्त संरक्षणशील, अधिक सतर्क होने जाना भी है। शायद इसी वृत्ति ने इधर ठेठ दिल्ली के खान पान के प्रति ऐसी ललक पैदा की है कि पुरानी दिल्ली के खान पान को बढ़ती स्वास्थ्य चिंता के अनुरूप कुछ ऐसी संशोधित कर लिया गया कि स्वाद बरकरार और आशंका निर्मूल। कारीगरी इसी को कहते हैं, जहाँ हुनरमंदी दूध के झाग उठाकर इन्हें ऐसे जमा दे कि खाने वाला सदी के मौसम में निडर होकर उसका कुल्फ़ी आइसक्रीम की एवज में भोजनोपरांत सेवन करे, वह भी इस नखरे के साथ कि वह दौलत का चाट खा रहा है। दौलत की व्याख्या तो उसमें प्रयुक्त दूध, मेवा, मिश्री से किसी हद तक हो जाती है, पर वह चाट किस अर्थ में है, इसे समझाना मुश्किल है। समझाने से ज़्यादा बनाना मुश्किल है। दूरदर्शन पर आए दिन होने वाले कार्यक्रमों के बड़े बड़े बांकुरे बिना दीक्षा लिए इतनी गुत्थी को नहीं खोल सकते। तुर्रा उसफरिया की बनाने की तहजीब, सामग्री, समय तो तय है ही, यह भी तय है कि बनाने से खाने के बीच का समयांतराल कितना हो और अपनी रूप सज्जा के साथ चाट का कूड़ा कब तक टिका रह सकता है। ज़रा सी चूक हुई नहीं कि तिलिस्म चकनाचूर हुआ। यह हुनरमंदी जिससे लगभग हर व्यंजन में एक दुर्लभ विशेषता पैदा होती है, दिल्ली के खाने खजाने की अपनी पहचान है। बड़े से बड़े कैटरिंग संस्थान में इसकी दीक्षा नहीं ली जा सकती, क्योंकि ऐसी कोई निश्चित रेसिपी नहीं जिसे कोई भी आजमा ले और वह बात पैदा कर ले जो पुश्त दर पुश्त दिल्ली की गलियों में बसे कारीगरों के हाथों में चली आई है और आती रहेगी। धन्यवाद। दिल्ली शहर दर शहर का भाग 3 यहीं समाप्त होता है। हमने इसके भाग 2 और भाग 1 के साथ इसकी भूमिका भी पहले रिकॉर्ड की हुई है। अगर आपने वो नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसे सुनकर आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा दिल्ली घूमने में, दिल्ली की गलियों को देखने में, सूंघने में। स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।